नमस्कार, आप सभी का इस शो में स्वागत है। आज का ये जो शो है वो प्राचीन इतिहास पर बनाया गया है। प्राचीन इतिहास का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि इस प्राचीन इतिहास का भी कुछ लेक्चर हमें शुरू कर दीजिए। तो आज प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से शुरू किया जा रहा है। प्राचीन इतिहास में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं सेक्शन का केवल ध्यान रखा जाएगा और उन्हीं सेक्शन का अभ्यास कराया जाएगा। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन एसएससी, सीडीएस, एनडीए के परीक्षाओं में मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे समझने वाली चीज़ है वो ये है कि कौन कौन से स्थल से किस सन में किन लोगों ने खोजा था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें एकदम साफ दिख रही है कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन लोगों ने खोजा था इसे। और यहाँ पर आपका है हड़प्पा स्थल की खोज जो हुई थी वो 1921 में किया गया था और इसे खोजकर्ता थे माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी। इसके साथ ही साथ मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई और इसे राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। जब रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ की खोज हुई थी 1953 में और इसे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। लोथल 1954 में खोजा गया था और इसे रंगनाथ राव ने खोजा था। रंगपुर 1931 से 53 के बीच में ये खोजा गया था और इसे माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव दोनों मिल करके खोजे थे। फिर आ जाता है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो 1931 में खोजा गया था और गोपाल मजूमदार ने इसे खोजा था। बात करते हैं कि आखिर ये सभ्यता अस्तित्व में आई कैसे। ये बात है उस समय की जब 1921 से भी पहले की बात करें, 1856 यानी ये वो समय था जब अंग्रेज भारत में लगभग सब जगहों पे कब्जा कर चुके थे और इनका जो सिस्टम था वो तेज़ी से विकसित हो रहा था। इन लोगों ने अपने सामान की ढुलाई के लिए रेल लाइन बिछाना शुरू कर दिया था। वहीं पर रेल लाइन के ज़्यादा विस्तार का जब बात आया तो कराची से लाहौर तक, कराची से लाहौर तक एक रेल लाइन बिछाई जा रही थी और इस रेल लाइन के बिछाने में आप लोग को पता होगा कि ये रेल लाइन है और रेल लाइन में ये लकड़ी की पटरियां होती हैं, लकड़ी की क्रॉसिंग बनाई जाती है ताकि रेल की पटरी, ये पटरी हो गई और इस पटरी को कि ये समानांतर रहे, इधर उधर ना जाए, इसके लिए ये बीच में लकड़ी लगाई जाती है अथवा इस समय लोहा लगाया जाता था। पहले के समय में लकड़ियाँ मोटी मोटी लगा दी जाती थी, फिर क्लैंप से उसे कस दिया जाता था। इनके बीच में पत्थर डाले जाते थे और ये पत्थर ऐसे होते थे जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते थे। आज भी ये व्यवस्था है, यहाँ पे पत्थर डाले जाते हैं। तो कराची से लाहौर तक जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो इन पत्थरों की ज़रूरत पड़ी और ये पत्थर अब आए कहाँ से। तो इन लोगों ने सोचा, जो वहाँ पे इंजीनियर थे, इंजीनियर कौन थे? विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन ये अंग्रेज इंजीनियर थे। इन्होंने कहा कि देखो सामने जो खंडहर दिख रहे हैं वहाँ चले जाओ और खंडहर से आप ले करके आ जाओ क्या? पत्थर। और वहाँ पे बहुत सारी ईंट हैं, उनको तोड़ करके यहाँ बिछा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर उन पत्थरों को ले जा करके यहाँ बिछाया जाने लगा। तब तक अचानक एक जगह से पत्थर हटा रहे थे कि कुछ मजदूर नीचे गहराई में गिर गए और जब उन लोगों ने अंदर जा कर के देखा तो कुछ नरकंकाल मिले वहाँ पर और अंदर पूरा कमरे का विस्तार था, सीढ़ियाँ थी। वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए और उन्हें लगा कि ये कोई किसी का मकबरा रहा होगा या कोई और चीज़ रही होगी जिसके वजह से ये ऐसी घटना घटी है। तो ये सारे मजदूर डर करके
आए और इंजीनियर से बताए कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है। इंजीनियर गया और इंजीनियर के जाने के बाद वो सारा मुआयना किया। उसे कुछ लगा कि हो सकता है ये कोई पुरानी सभ्यता होगी और ये पुरानी सभ्यता जो है वह इस तरीके से हम लोगों के सामने आई है और इसका हमें पूरा विश्लेषण करवाना चाहिए। तो यह पहला समय था जब हमें इस सभ्यता के बारे में पता चली थी और उस इंजीनियर ने इसका सारा जो लेआउट था वो रफ बना करके और इंग्लैंड भेज दिया और इंग्लैंड में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से यह विनती की कि भारत में कराची से लाहौर तक जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी उसमें एक जगह है जो रावी नदी के किनारे है, वहाँ पर कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, अगर इनकी खोज की जाए तो हो सकता है ये कोई पुरातात्विक साक्ष्य दे सकते हों। अब इस पर बहुत दिनों तक कोई खोज खबर नहीं हुई। बाद में जब जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, कौन थे? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जब हेड बनाए गए तो उन्होंने ये फाइल देखी और ये फाइल देखने के बाद भारत में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुखिया थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी को ये पूरी फाइल भेज दी और कहा कि आप पता लगाइए कि आखिर वहाँ पर क्या है जो इस तरह की सूची बना करके दी गई है और वहाँ पर कुछ ऐसे खंडहर हैं जिनसे पुरातत्व साक्ष्य मिल सकता है क्या। दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स के साथ मिलकर के 1921 में उस स्थान पर गए जो उस समय हड़प्पा नामक स्थल कहलाता था। तो वहाँ पर इन लोगों ने खुदाई की और खुदाई करने के बाद वहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मिलने शुरू हो गए। उस स्थान को पूरा घिरवा दिया गया और घिरवाने के बाद वहाँ से निकलने वाले हर एक जो वस्तु थी उस वस्तु का कार्बन परीक्षण कराया गया। तो जब कार्बन परीक्षण कराया गया, कार्बन C14 से देखा गया कि यह कितनी पुरानी वस्तुएं हैं अथवा ये पुरानी सभ्यता हो सकती है, तो पता चला कि 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता के बारे में जानकारी हुई। तो इस तरीके से अगर पहला प्रश्न यहाँ बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक जानकारी है, पुरातात्विक जो एविडेंस हैं वो क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता रही होगी, तो यहाँ पर आपका कार्बन 14 के परीक्षण के बाद ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता 2500 साल ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व साल तक की ये सभ्यता होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने, जॉन मार्शल ने कहा था कि 3250 से 2750 तक की सभ्यता है, लेकिन बाद में जॉन मार्शल की इस व्यवस्था को अलग कर दिया गया और कार्बन 14 का जो परीक्षण किया गया तो ये बात सामने निकल करके आई कि ये 2500 साल पुरानी सभ्यता है 1921 से। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पहली बार प्रकाश में आया। इसका कई नाम मिलते हैं। पहला नाम इसका क्या मिलता है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा गया हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर यह सबसे पहला साक्ष्य मिला है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता मिली है, इसलिए इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। अब इसका एक नाम और मिलता है, तीसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज
यानी कांसा का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। कांसे का प्रयोग इस समय सबसे ज़्यादा हुए थे, कांसे के बर्तन मिले हैं, कांसे के औजार मिले हैं, तो इसे कहा गया कि यह कांस्य युगीन सभ्यता होगी। तो यहाँ पर कई एक नाम इसके मिले हैं, तो कई एक नाम मिलने पर जो सबसे अधिक और सबसे अच्छा और उपयुक्त नाम मिलता है वो मिलता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये आपको प्राइमरी जानकारी इससे आपको मिल गई। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो ये बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमाणिक जो टाइम पीरियड है वह कार्बन यानी साइंस के हिसाब से कब तक माना गया है, तो साइंस के हिसाब से 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। और उसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता के कई और नामों में कौन कौन से नाम हैं, तो आप बता सकते हैं सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहला जो साक्ष्य मिला था उस समय रेल लाइन जो बिछाई जा रही थी वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई जा रही थी, तो वह रेल लाइन आपकी कराची से लाहौर तक बिछाई जा रही थी। इससे ज़्यादा डीप जा कर के नहीं पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद सीधे पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो मिली है, हड़प्पा स्थल जो मिला है, उस स्थल की खुदाई किसने करवाई थी, तो उस स्थल की खुदाई माधव स्वरूप वस और दयाराम साहनी ने करवाया था। कब करवाया था, 1921 में करवाया था। अब जानते हैं कि हड़प्पा जो स्थल है वह हड़प्पा स्थल का क्या साइटेशन है, जगह कहाँ है और वह जो है क्या क्या सामान को दिया है, यानी वहाँ से क्या क्या सामान मिला है। तो हड़प्पा जो स्थल है वो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला है। क्या क्या है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं, यहीं पे लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या है, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का मांटगोमरी जिला। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें मिल गई। पहला चीज क्या मिला, पंजाब, कहाँ का पंजाब, जो इस समय पाकिस्तान में है, और उसका कौन सा जिला है, मांटगोमरी जिला। तो मांटगोमरी जिला पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में है, उसमें रावी नदी का जो बायां तट है, कहाँ है, रावी नदी का बायां तट, वहां पर ये खंडहर मिले हैं। तो वो सारा एरिया जो है हड़प्पा कहलाता है। तो हड़प्पा जब कहलाता है तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इस स्थल की जानकारी 1826 में ही चार्ल्स मैनसन ने दे दी थी। किसने दिया था, चार्ल्स मैनसन ने इसकी जानकारी दी थी। किसे दी थी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो यह कुल ऐसा स्थल है जहाँ पर लगभग कई छोटे छोटे जगहों में ब्लॉक वाइज मकान बनाए गए हैं। तो ब्लॉक वाइज मकान बनने के साथ साथ यहाँ पर ऐसा लगा है कि कुछ ऐसे भी जगह मिले हैं जहाँ पर ईंट बनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से जो हड़प्पा स्थल से जो मुख्य एविडेंस मिले हैं वो हम इस तरफ से लिख दे रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं इसे। हड़प्पा स्थल से के साक्ष्य क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हड़प्पा स्थल से मिली हैं। तो पहला क्या मिला है, श्रमिकों के आवास मिले हैं, श्रमिकों के आवास। दूसरी चीज क्या मिली है, यहाँ पर ईंट के भट्ठे मिले हैं। ठीक है, फिर क्या मिला है, बर्तन मिले हैं, बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है।
अब यहाँ पे देखिए जो बर्तन है वो कलाकृतियों से युक्त था, जो भी बर्तन थे, और उस बर्तन में अगर देखा जाए तो अलग अलग चित्रों से अंकित किया गया था और वो चित्र ज़्यादातर प्राकृतिक थे। तो यहाँ से जो मिला हुआ है वो मिला है मछुआरे का चित्र, उसके साथ साथ शंख का बना बैल। क्या मिला है? शंख का बना बैल मिला है। ठीक है, शंख का बना बैल यानी शंख जो धार्मिक अवसरों पे बजाया जाता है उसका बैल बना है। पीतल का इक्का मिला है। अब सोचिए उसमें ब्रास बनाने की टेक्नोलॉजी भी लोग जानते थे, यानी क्या मिला है? पीतल का इक्का मिला है। इक्का समझते हैं क्या होता है? इक्का जिसमें घोड़े को आगे बांध दिया जाता है और पीछे 2 से 4 आदमी बैठने की जगह होती है, उसे इक्का कहते हैं। और वो पहले के समय में सवारी ढोने का अथवा राजा महाराजाओं का एक बहुत अच्छा साधन माना जाता था। जैसे आज कार है, उस तरह से उस समय का वो कार हुआ करता था। उसके बाद मिला है एक वृत्ताकार चबूतरा। क्या मिला है? वृत्ताकार चबूतरा मिला है। ठीक है, तो वृत्ताकार चबूतरा भी वहाँ से मिला है। तो लगता है कि ये जो चीज़ें मिली हैं उस समय प्रयोग होती थी। वृत्ताकार चबूतरा का अगर देखा जाए तो क्या इस्तेमाल रहा होगा, तो उस समय हो सकता है, अब देखिए ये वृत्ताकार है, ये अब यहाँ पर है तो एक ही काम हो सकता है, इस पे फसल काट करके लाए और पीटे, बार बार उसी के पत्थर के ऊपर पीटा जाए जिससे कि उसकी जो फलियां हैं वो उससे अलग हो जाएं। या आज का जो तरीका है थ्रेशर में डाल करके फलियां अलग कर लेते हैं, तो उस समय पत्थर पर ही पीट करके या चौकी होता था उस पर पीट पीट करके फलियां अलग करते थे। तो यहाँ से वृत्ताकार चबूतरा मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग इसी पर पीट पीट करके और फसलों को निकालते थे और बाद में उसे ओखली में डाल करके उससे भूसी अलग कर लेते थे और दाना अलग कर लेते थे। यहीं से गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं। गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि यहाँ से कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हम साक्ष्य यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे श्रमिकों के आवास, ईंट के भट्ठे, पीतल का बना इक्का, शंख का बना बैल, ठीक है, और ये वृत्ताकार चबूतरा, गेहूँ तथा जौ के अवशेष, ये एज इट इज़ हूबहू पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनेगा वो किस तरह से बनेगा, एक हम क्वेश्चनर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनर क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे पाया गया है? तो आपका आंसर होगा हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के किनारे पाया गया है। ये क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन यहां बन सकता है, हड़प्पा नामक स्थल कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान में स्थित है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो आप बता सकते हैं कि हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है, हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो आप बता सकते हैं हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है मांटगोमरी कहाँ है? तो मांटगोमरी पंजाब प्रांत में है। तो इस तरह से आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहीं बन गए। अब आगे का क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो क्या क्या हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इनमें से अगर डिस्क्रीट टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, निम्नलिखित किस स्थल से पीतल का इक्का मिला है? अब सोचिए, आपको स्थल दे दिया जाएगा, स्थल में कौन कौन सा हो सकता है? मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, रंगपुर, 4 हो गए। यहाँ पे पूछा जाएगा इन चारों में से बताइए कि पीतल का इक्का कहाँ मिला है? तो आपका जवाब कहाँ होना चाहिए? हड़प्पा नामक स्थल से पीतल का इक्का मिला है।
ठीक है। क्वेश्चन फिर पूछ सकता है कि वृत्ताकार चबूतरा निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि वृत्ताकार चबूतरा कहाँ से मिला है? हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रमिकों के आवास की रूपरेखा जो है वो किस स्थल से मिली है? तो बताया जा सकता है कि श्रमिकों के आवास की जो रूपरेखा है वह हड़प्पा नामक स्थल से मिली है। यहाँ पे एक और ऐड कर लीजिए कि यहाँ से R37 नाम का कब्र मिला है, एक कब्र मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। यहाँ पर उसका नॉमिनेशन कर दिया गया है, एक है वो, उसे R37 कहा गया। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये शवों से भरा हुआ था, तो इसे R37 करके इस कब्रिस्तान को अलग कर दिया गया है और कहा गया है कि यह समाधि है, कब्रिस्तान है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे केवल हड़प्पा स्थल से। तो हमें लगता है कि आप लोग हड़प्पा स्थल से बनने वाले सारे क्वेश्चंस के बारे में जानकारी ले लिए और इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब आइए चलते हैं एक दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया, अगर नोट कर लिया है तो हम इसे यहाँ से हटा देना चाहते हैं, मिटा दें इसको। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की जब बात करते हैं तो आइए यहाँ देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ मिला है? सिंध। ये दूसरा स्थल जो पाकिस्तान में है। और सिंध के किस जिले में मिला है? तो जिले का नाम जब आता है, जिले का नाम आता है लरकाना। लरकाना जिले में मिला है। और अब अगर देखा जाए कि नदी कौन सी नदी है, तो सिंधु नदी है। तो ये आपके तीन बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि यह सिंधु नदी के दाहिने किनारे। अब जैसे पीछे से क्वेश्चन आ गया इसमें, तो यहाँ क्या आ गया? सिंधु ये नदी है, सिंधु नदी है, इसका कौन सा? दाहिना किनारा। तो दाहिने किनारे पर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की प्राप्ति हुई है। अब सोचिए, मोहनजोदड़ो का जो ये नगर है लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये जो फैलाव है ये आसान नहीं है। यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और इन साक्ष्यों की अगर बात की जाए तो ये साक्ष्य जो हैं वह अपने आप में काफ़ी कुछ महत्व रखते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जब इन साक्ष्यों की बात की जाती है तो यहाँ से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार मिला है। लेकिन इसके पहले भी हम देखें तो मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो किसमें है? सिंधी भाषा में। इसे क्या कहते हैं? मुर्दों का टीला। क्या कहते हैं? मुर्दों का टीला, यानी प्रेत का टीला। कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि यह क्या है? प्रेत का टीला, प्रेत टीला है। तो प्रेत टीला इसको जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे कब्र मिले होंगे। और ये जो नगर है ये नगर दो तरीके से बसाया गया ऐसा मिलता है, एक पुराना ऊंचा वाला स्थान और दूसरा नीचे वाला स्थान। और यह दुनिया का सबसे पुराना और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ठीक है, और यह अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इमारतें, धातुओं की मूर्तियाँ, मोहरें मिली हैं। साथ ही साथ इसमें पता चला है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिनका मिलना बड़े आश्चर्य की बात होती है।
यह जब खुदाई हो रहा था तो इसकी खुदाई स्वयं जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया, और जॉन मार्शल के निर्देशन में जब किया गया तो पता चला कि यह लरकाना ज़िले से 20 किलोमीटर दूर है, और इसके साथ ही साथ ये हड़प्पा से 400 मील दूर है। और इसमें जो और चीज़ें पता चलती हैं तो इसमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सिस्टम डेवलप किया गया था वह इतना बेहतरीन था कि इसकी सड़कें जो आपस में थी वो समकोण के तरीके से काटती थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से शहर बसा हुआ था। ये चौकोर हो गया। अब यहाँ पर मकान हो, ऐसे मकान थे यहाँ पर, इस टाइप के मकान बने हुए थे। यानी ये पूरा 1 2 3 ऐसे ऐसे करके ये ब्लॉक वाइज मकान थे। यानी आप इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो ये ब्लॉक 1 का मकान है तो मकान नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके सिस्टम दिया हुआ था। और इस सिस्टम को देखने से पता चलता है कि यह सबसे व्यवस्थित और उत्कृष्ट नगर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि है उसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, और वह है एक प्रसिद्ध जलकुंड, या ये कह लीजिए कि सबसे बड़ा बाथरूम, बिग बाथरूम, यानी सबसे बड़ा स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो की जो ये स्नानागार की बात है वह लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, और जिसकी गहराई जो है वो 7 फुट है। उत्तर और दक्षिण में, यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरने के लिए है, और कुंड के तीनों तरफ कक्ष बने हुए हैं। और ये कक्ष अगर इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी कुछ बड़ा अजीबो गरीब लगता है, और दीवारों पर डामर का प्रयोग किया गया है। सोचिए उस समय डामर होता था। डामर यानी जिससे जो तारकोल जिसे कहते हैं, जिससे सड़कें बनती हैं, तो वो डामर का प्रयोग किया गया था ताकि पानी दीवारों के भीतर न जाए। और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और सुर्खी के गारे का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद इसमें जो अंदर है, कुंड के अंदर है, वहाँ पे पकी ईंटें लगाई गई हैं, और पकी ईंटों के साथ साथ यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि पानी जो सही वाला हो वही कुंड के अंदर हो, जो खराब पानी हो, गंदा पानी हो, वो कुंड के अंदर ना आए, उसका पूरा उपाय किया गया था, और चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ढकी हुई नालियाँ बनाई गई हैं वो बेहतरीन टाइप की है, और पानी निकासी का ये सबसे बेहतरीन मामला देखा जाता है। आज देख लीजिए वर्तमान समय में बड़े बड़े नाले हैं जो खुले हैं, ढके हुए नहीं होते हैं, या उस नाले के उस पार अगर किसी का कोई दुकान है, मकान है, तो वो उस नाले को ढकवा लेगा। लेकिन बाकी जो सरकारी क्षेत्र में है तो वो नाले खुले ही हैं, लेकिन उस समय नालियां तक ढकी होती थी ताकि लोग मच्छर और बीमारियों से बच सकें। यहाँ पर मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की जब हम बात करते हैं कि नगर नियोजन में किस टाइप की व्यवस्था थी, तो अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे सारे सड़कें जो थी वो समकोण में काटती थी, और समकोण में काटने की वजह से ऐसा लगता है कि ये सब जो थे वो हाईवेज़ रहे होंगे, और हाईवेज़ के साथ साथ यहाँ पर 2 बैलगाड़ी एक साथ निकल जाए ऐसी सड़कें थीं। तो यहाँ पे जो मुख्य सड़कें हैं आप देख रहे हैं, ये मुख्य सड़क 9 मीटर चौड़ी थी। और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो मकान बने हुए थे, ये मकान ऐसे ब्लॉक में बने हुए थे। ये जैसे मान लेते हैं ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में जो चौड़ाई थी वो लगभग 3 मीटर की थी, और ये सड़क की जो चौड़ाई थी वो लगभग 9 मीटर की थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह काफ़ी डेवलप सिटी रहा होगा। और यहाँ पर सड़क के दोनों किनारे मकान थे, इस चीज़ को बता ही दिए हैं। यहाँ पर हर मकान के पीछे वाले भाग में, जैसे ये गली है 3 मीटर की, तो यहाँ पर निजी कुओं का चित्र है। आपको चित्र भी दिख रहा है पीछे की तरफ, आप देखेंगे तो हमने आपके लिए चित्र भी दे रखा है। ये चित्र है जो आपका, उसमें आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो स्थल है, वहाँ के घरों में
पानी निकासी और निजी कुओं की भी व्यवस्था थी। तो यहाँ पे आपको दो चित्र दिखने को मिलेंगे। पहला स्नानागार का, जो सामने देख लीजिए, स्नानागार का, ये स्नानागार का चित्र है और स्नानागार चित्र में ये देखिए सीढ़ी उतरने के लिए बनाया गया है और सीढ़ी उतरने के लिए ये कुंड आप आराम से देख सकते हैं कि कितनी गहराई में है और इसमें पानी निकलने और पानी आने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। और ये जो उसके ऊपर चारों तरफ आप देख रहे हैं जो बना हुआ है कुर्सी टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुर्सी टाइप का बना होगा और वहाँ कुर्सी टाइप में ऐसा लग रहा है कि वो बैठने के लिए है, लेकिन नहीं, वो खंडहर हो चुका है। और खंडहर के साथ साथ वहाँ पर इसको जब कंप्यूटराइज चित्र बनाया गया तो लगा कि यहाँ पे कमरे रहे होंगे। और यहाँ देख लीजिए कि जो इसमें बना हुआ है, कुंड बना हुआ है, उसके नीचे की जो ईंटें हैं वो पकी हुई हैं, दीवारों पे डामर लगा हुआ है, जो काला, हल्का काला रंग का है, वो आप समझ सकते हैं कि ये डामर लगी हुई है। यहाँ पे आप सड़कों का चित्र देख रहे हैं। सड़कें आप देख सकते हैं कि सड़कों को कितनी मजबूती से बनाया गया है और सड़कें कितनी चौड़ी हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि उस सड़क पर लोग आसानी से चल सकते हैं और बगल में जो इमारतें बनी हैं वो कितनी मोटी दीवारों की इमारतें हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर से जो मोहनजोदड़ो के गिनती में अगर कुओं की संख्या देखी जाए तो लगभग 700 कुएं यहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पर जो विशेषता है वो विशेषता क्या है कि चौकोर काटती हुई सड़कें मिली हैं, पक्की नालियाँ मिली हैं और विशाल स्नानागार मिले हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर विशाल जो है एक अन्नागार भी मिला है। और विशाल अन्नागार इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर जो भी सिस्टम था उस सिस्टम में अनाज का भंडारण हुआ करता था। साथ ही साथ एक चित्र आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यह नर्तकी है और नर्तकी कांसे की है। अब कांसे की नर्तकी यहीं से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो अब इस नर्तकी को आप देख करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते थे, किस तरह के जेवर पहनते थे और कैसे उनका रहन सहन रहा होगा। ये कांसे की नर्तकी आज जो है वो दिल्ली के संग्रहालय में रखी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य चीज़ें मिली हुई हैं वो मिली हुई हैं खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, इसे लिख दे रहे हैं हम, ये मिटा दें। यहाँ से मिला है 2 पाट की चक्की, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी मिली है और उसके साथ साथ विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार के साथ साथ यहाँ पे चौकोर समकोण पर काटती चौड़ी सड़क मिली है। ठीक है, चौड़ी सड़क मिली है। यहाँ पर फिर मिले हैं आपके मिट्टी के कंगन, कंघी और मनकों का हार। क्या क्या मिला है? मनकों का हार, कंगन, ठीक है, कंगन मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पत्थर और कांसे के औजार भी मिले हैं। क्या मिला है? पत्थर और कांसे के औजार मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं उन मूर्तियों में एक ऐसी भी मूर्ति मिली है जो एक साधु की लगती है और उसे कहा गया है कि ये जो है वो उस समय के योगी रहे होंगे अथवा उस समय के राजा रहे होंगे। यहाँ पर
सोने की सुइयां मिली हैं। अब लीजिए भाई, सोना भी उस समय था। चौपड़ की गोटियां, यानी जो आज के समय में हम लोग लूडो खेलते हैं तो वहाँ पर उस समय चौपड़ कहा जाता था। चौपड़ की गोटियां भी मिली हैं वहाँ पर। माप तौल के पत्थर मिले हैं। तांबे का आईना भी मिला है, और तांबे के आईने के साथ साथ एक पुरोहित की प्रतिमा भी मिली है। तो पुरोहित की प्रतिमा जो है वो कराची के संग्रहालय में रखा गया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पर योगी की, या पुरोहित लिखिए, योगी न लिखिए, पुरोहित, पुरोहित की प्रतिमा मिली है। सामने आपके चित्र में दिख रहा है कि वो यही हैं पुरोहित जिनकी प्रतिमा मिली है। तो इस तरह से आप ये जो पुरोहित आपको दिख रहे हैं, ये इन पुरोहित का जो चित्र है, ये जो ओरिजिनल रूप में मिले हैं वो कराची के संग्रहालय में है, और बाकी जो हैं वो दिल्ली के संग्रहालय में आपको मिल सकता है। यहाँ पर हमें गेहूं, कपास, जौ और चना की खेती के साक्ष्य मिले हैं कि कौन कौन सी खेती होती थी यहाँ पे। गेहूं, जौ, चना, कपास, तो इसके खेती के हमें साक्ष्य मिले हैं। अब इसको कैसे पता चलेगा? इसके बीज मिले हैं। तो बीज से हम लोगों ने ये जान लिया कि यहाँ पर इन तरीकों की खेती होती रही होगी। तो यहाँ पर इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। साथ ही साथ खुदाई से ये भी मिला है कि यहाँ पर खेती होती थी और पशुपालक सभ्यता रही होगी। राजस्थान के कुछ एरिया से यहाँ पर तांबे के बनाए गए उपकरण मिले हैं जो खेती के काम में लाए जाते थे। तो उससे भी ये पता चल जाता है कि राजस्थान और ये सब एरिया एक तरह का है। तो यहाँ पर कई तरह की खेती की जाती थी। यहाँ पर कपास का केवल बीज नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर कपास इसलिए हम लोग कहते हैं कि कपास यहाँ मिला है क्योंकि यहाँ पर सूत का साक्ष्य मिला है, और सूत तभी हो सकता है जब कपास होगा। तो यहाँ पर एक पतला सूत का वस्त्र मिला है, सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं यहाँ से, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कपास का भी प्रयोग सबसे ज़्यादा रहा होगा। यहाँ पर दो तरीके की बस्ती मिली है, एक ऊंची बस्ती, एक नीची बस्ती। ये अनुमान लगाया जाता है कि ऊंची वाली बस्ती रईसों की बस्ती रही होगी और नीची वाली बस्ती श्रमिकों की बस्ती रही होगी, क्योंकि जो ऊपर की बस्ती है वहाँ पे सड़कें चौड़ी मिली हैं, मकान जो मिले हैं वो व्यवस्थित मिले हैं, और नीचे वाले में मकान अव्यवस्थित हैं, अलग अलग दूरियों पे बनाए गए हैं, और भी वहाँ पर कुएं का साक्ष्य नहीं मिला है। कुआं जो है हर दरवाजे, हर जो मकान का खंडहर है वहाँ पे नहीं मिला है। कुछ सामूहिक कुएं मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लोग अमीर रहे होंगे उनके कुएं अलग रहे होंगे, जो गरीब रहे होंगे उनके कुएं सम्मिलित रहे होंगे और एक रहे होंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे पशु पक्षियों की भी आकृति मिली है जो मुहर पे दिखती है, यानी मुहर पर पशु पक्षियों की आकृति मिली है। और यहाँ पर जो आप ये मूर्ति देखेंगे, कांसे की मूर्ति देखेंगे, और उसमें जो केश विन्यास यानी बाल का जो स्टाइल है उसको देखने से पता चलता है कि ये लोग श्रृंगार करने में भी माहिर थे और साथ ही साथ जेवर पहनने के भी शौकीन थे। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखा जाए कि मोहनजोदड़ो से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो पहला प्रश्न बन जाएगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, यानी किस क्षेत्र में इसकी स्थिति है, यानी किस जगह पर ये स्थित है। तो आप क्या बता सकते हैं कि यह सिंध में स्थित है। फिर क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो आपका आंसर हो सकता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोहनजोदड़ो के बारे में पता कब चला, 1922 में चला। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है उसमें किसका हाथ था, तो राखालदास बनर्जी का था। किसके निर्देशन में ये खुदाई की गई, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई की गई। तो निर्देशन यहाँ पे था जॉन मार्शल का, जॉन मार्शल का निर्देशन था।
तो जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि किस जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, तो पता चलेगा कि मोहनजोदड़ो जो है वह लरकाना ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं, तो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कंघी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कंगन कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मिट्टी के खिलौने का साक्ष्य, पत्थर और कांसे के औजार, पुरोहित की प्रतिमा और कांसे की नर्तकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि ये मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इस प्रकार हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहला क्या कंप्लीट हुआ, हड़प्पा, और दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ क्या, मोहनजोदड़ो। तो आइए अब जानते हैं हम लोग लोथल के बारे में। लोथल चूंकि इसलिए पहले बता दे रहे हैं कि इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, लेकिन चूंकि पहले लिखा हुआ है रोपण, तो चलिए रोपण ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। रोपण, यहाँ ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसे हम मिटा देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चनायर भी हो गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे मोहनजोदड़ो से। अब हम लोग रोपण पे आते हैं। रोपण की जब बात करते हैं तो रोपण की खोज कब हुई थी, 1953 में। किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा। तो आपको ये 3 नाम केवल याद रखने होंगे कि रोपण यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1953 में। जो थोड़ा सा पीसीएस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो रोपण का नाम आज क्या है, रूपनगर। रोपण को क्या कहते हैं, रूपनगर। रोपण पंजाबी में बोला गया वर्ड है, क्यों, क्योंकि यह पंजाब प्रदेश के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है, पंजाब में है। किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। तो ये आपके 2 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ रोपण के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं रोपण पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने। कब की थी, 1953 में। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहाँ से मिले क्या हैं। यहाँ से हमें मिले हैं बर्तन, आभूषण, आभूषण यानी ज्वेलरी, और वो ज्वेलरी मिट्टी के भी, सोने के भी हैं, चांदी के भी हैं। कुछ ऐसे ज्वेलरी मिले हैं जो लगता है कि जैसे कि मिट्टी के बनाए गए हैं, या फिर ऐसे ज्वेलरी मिले हैं जो, कुछ ऐसे ज्वेलरी मिले हैं जो लगता है कि अभी बन रहे थे, तैयार हो रहे थे। यानी यहाँ से हमें ज्वेलरी बनाने के भी औजार मिले हैं, यानी यहाँ पर ऐसा लगता था कि ज्वेलरी भी बनती थी। इसके साथ साथ तांबे का, यहाँ पर तांबे का हथियार मिला है, और हथियार में क्या मिला है, कुल्हाड़ी। तो यहाँ पर तांबे का जो हथियार के रूप में यहाँ पे कुल्हाड़ी मिली है। अब यहाँ पे अगर ये अनुमान लगाया जाए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे मिलते हैं कि तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रोपण का जो एरिया था वहाँ पे मकान कैसे मिले हैं। तो मकान जो है वो पके ईंट और पत्थर के बने हैं, पत्थर के बने मिले हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया रोपण से। यानी रोपण में अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि रोपण की खोज कब हुई थी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 1953 में रोपण की खोज की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि रोपण कहाँ है, रोपण कहाँ स्थित है। तो रोपण पंजाब में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि रोपण किस नदी के किनारे पाया गया है,
यानी रोपड़ नामक स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का वो किस नदी के किनारे मिला है? तो सतलज नदी के किनारे मिला है। क्वेश्चन बन सकता है कि रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। क्वेश्चन बन सकता है कि रोपड़ से कौन कौन से एविडेंस मिले हैं? ये साक्ष्य हैं। तो रोपड़ से हमें क्या क्या मिला है? बर्तन मिला है, आभूषण मिला है, आभूषण में सोना चांदी दोनों का आभूषण मिले हैं, हल्के आभूषण थे, तांबे का हथियार या तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, उसके बाद पके हुए ईंट और पत्थर के मकान मिले हैं, साथ ही साथ कच्चे ईंटों का मकान मिला है। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अब अगर अगला कोई प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ से हड़प्पा कालीन संस्कृति और पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति दोनों के मेल से बनी संस्कृति लगती है। यानी ये थोड़ा सा पीसीएस टाइप का क्वेश्चन हो गया। यानी रोपड़ का जो स्थल मिला है वहाँ पर पूर्व हड़प्पा, यानी इसको कह सकते हैं प्री हड़प्पन, एंड पोस्ट हड़प्पन। पूर्व हड़प्पा और पश्चात हड़प्पा दोनों के मिले जुले संस्कृति का यहाँ पर अवशेष मिले हैं। तो ये बिल्कुल भी एक अलग सा स्थिति दिखता है कि यहाँ पर प्राचीन संस्कृति भी रही होगी और वर्तमान की और उसके बाद की भी संस्कृति रही होगी। अब आइए देख लेते हैं हम लोग रोपड़ के बारे में कि रोपड़ कहाँ है और रोपड़ किस लिए प्रसिद्ध है। अमूमन एक क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है कि डॉकयार्ड कहाँ से मिला है, हड़प्पा सभ्यता के किस जगह से डॉकयार्ड मिला है, यानी कि आपका ये डॉकयार्ड को हिंदी में कहते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह कहाँ से मिला है? जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारिक जहाज आकर के रुकते थे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम हटा दे रहे हैं ताकि फिर लोथल के बारे में जो जानकारी हो वो आपको शेयर किया जा सके। तो ये हटा दे रहे हैं। अब आइए जानकारी लेते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल 1954 में खोज हुआ था और रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। लोथल जो वास्तव में अहमदाबाद में स्थित है और अहमदाबाद जो है वो गुजरात का एक क्षेत्र है। और वहाँ पर अगर देखते हैं हम कि किस तरह की व्यवस्थाएं थीं, तो ये पता चलता है कि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही शानदार शहर रहा होगा, क्योंकि उसके अवशेष देखते से ये पता चलता है। और साथ ही साथ ये भी वहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अन्न भंडार रहे होंगे और अथवा ये स्थान व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता रहा होगा। और इसमें जो व्यापार यहाँ पर होता था वो बीड्स यानी मनकों का व्यापार हो सकता था, जेम्स यानी रत्नों का व्यापार हो सकता था, और महत्वपूर्ण और कीमती आभूषण यहाँ से ले जाए और ले आए, आयात और निर्यात दोनों का होता था। अनाज का भी, यानी कि ये कह लीजिए कि ये पूरा का पूरा लोथल जो था ये एक ट्रेड सेंटर था। तो ट्रेड सेंटर के रूप में है। और तो लोथल की जो स्थिति है वो अहमदाबाद ज़िले के ढोलका तालुका में है। तो ढोलका तालुका की जब बात करते हैं तो यहाँ पे गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे, कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद के किस तालुका में है? तो ढोलका तालुका में है। कहाँ है? थोड़ा सा और अंदर तक पहुंच जाते हैं। ढोलका तालुका कौन सी नदी है? भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के किनारे यह ढोलका तालुका में है।
यहाँ से जो इसके मेन जो रोड्स हैं अहमदाबाद, वो भावनगर, राजकोट, ढोलका, ये सब हैं जहाँ पर ये पूरी की पूरी सभ्यता देखी गई है। ठीक है, तो ये लगभग आज ये शहर जो है वो इन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल कर लिया गया है। और ये डॉक यार्ड, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में था, ये डॉक यार्ड के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। तो यहाँ पर जो अभी हमने बताया कि डॉक यार्ड तो था ही था, लेकिन यहाँ पर जो मेन पर्पज इसका था वो व्यापार था। यानी ये जो शहर था ये बिल्कुल जो टाउनशिप बनाया गया था वो टाउनशिप व्यापार के हिसाब से बनाया गया था कि यहाँ पे कौन कौन से व्यापार की कैसी कैसी व्यवस्थाएं होंगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली होंगी। तो यहाँ से जो चीज़ मिली है वो सबसे प्रसिद्ध जो है वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह, जिसे डॉकयार्ड कहते हैं। ज़्यादातर डॉकयार्ड के ही नाम से क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, तो इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। डॉकयार्ड यहाँ से मिला है। उसके साथ साथ मृदभांड, उपकरण, मोहरे, बाट माप, ये सारी चीज़ें मिली हैं। क्या मिला है? मृदभांड। मृदभांड यानी क्ले यूटेंसिल्स। क्ले यूटेंसिल्स का मतलब मिट्टी के बर्तन, मृदभांड माने मिट्टी के बर्तन। और बाट और माप मिले हैं। बाट और माप मिले हैं। बाट और माप का मतलब हो गया वेट एंड मेजर्स। तो वेट और मेजर्स यहाँ मिले हैं, छोटे से लेकर के बड़े आकार के मिले हैं। यहाँ पर पाषाण के उपकरण मिले हैं। और यहाँ पर एक ऐसी समाधि मिली है जो जोड़े में है। क्या मिला है? युग्मित समाधि। युग्मित समाधि मिली है। युग्मित समाधि के साथ साथ क्या मिला है यहाँ पर? कितने की संख्या में है? तीन युग्मित समाधि मिली है, यानी कि जो जोड़े में समाधि है। इसके साथ ही साथ यहाँ से पाषाण उपकरण मिले हैं, यानी कि जो स्टोन्स, पत्थर के उपकरण। यहाँ से पत्थर के उपकरण पाए गए हैं। इसमें और अगर देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर जो चीज़ें थी वो व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त की जाने वाली चीज़ें थीं। और यहाँ पे जो मकान के अवशेष मिले हैं उससे भी पता चलता है कि मकान जो बने हुए थे, कमरे जो बने हुए थे, वो छोटे न होकर के काफ़ी बड़े थे। और बड़े के साथ साथ उसमें दो चीज़ें देखी गई थी कि वहाँ पर अनाज और उसके बाद जेवरात यानी कि ज्वेलरीज़ के व्यापार भी यहाँ पर हो रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखा गया कि ये व्यापार ऐसे ऐसे जगहों से हो रहे थे जो हमारे क्षेत्र से दूर थे, यानी फारस तक यहाँ से व्यापार हो रहा था। तो कैसे पता चला फारस तक व्यापार हो रहा था? क्योंकि फारस की मोहरें भी हमें लोथल से मिली हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बनता है लोथल से कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अक्सर एसएससी में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इधर 2-3 साल से तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आया है तो आ नहीं सकता है, आने की संभावना है। तो लोथल से कैसा क्वेश्चन पूछेगा? लोथल से क्वेश्चन पूछता है कि वह हड़प्पा स्थल कौन सा है जहाँ से हमें बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, अथवा वह स्थल कहाँ है जो भोगवा नदी के किनारे है, अथवा सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, अथवा क्वेश्चन पूछ सकता है लोथल किस राज्य में है। तो राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल गुजरात के किस जिले में स्थित है। अब तालुका नहीं पूछेगा, तालुका तो अपने वैसे बता दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है नदी का नाम, जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया को। अब उसके बाद ये जो है आपके ये हैं एविडेंसेस, यानी साक्ष्य जो वहाँ से मिले हैं, यानी इन्हीं के आधार पे हम ये कहते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। लेकिन
जो खोज हुई है वो खोज रंगनाथ राव ने किया और रंगनाथ राव ने ही बताया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और ये इस जगह की चीज़ें हैं। और उसके बाद उसका जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि वो सारी चीज़ें कैसे कैसे वहाँ इस्तेमाल की जाती रही होंगी। तो ये आपका हो गया। हम लोग अब तक सीख चुके हैं मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में, हड़प्पा स्थल के बारे में, रोपड़ के स्थल के बारे में और लोथल के स्थल के बारे में। अब जान लेते हैं रंगपुर के बारे में। रंगपुर बहुत छोटा सा जगह है और रंगपुर की खोज की थी माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने, और यह 1931 से 53 के बीच, यानी खोज तो शुरुआत हो गई 1931 में ही। यहाँ का खोज का जो अंतिम चरण था वो पूरा हुआ आपका 1953 में जा कर के। तो प्रारंभिक चरण शुरू हुआ 31 में और ख़त्म हुआ 1953 में, इसलिए 31 से 53 यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव दोनों लोगों ने मिल करके इसकी खोज की। तो आइए जान लेते हैं रंगनाथ राव और माधव स्वरूप वत्स का ये रंगपुर किन किन चीज़ों के लिए जाना जाता है और ये है कहाँ। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे हम मिटा देते हैं। चलिए, तो पहली जानकारी ये हो सकती है कि आप का जो ये रंगपुर है ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक नदी है जिसका नाम है खादर नदी। गुजरात का काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में ये स्थित है। तो गुजरात के काठियावाड़ में है और यहाँ पर जब हम नदी की बात करते हैं तो ये रंगपुर जो है ये मादर नदी या खादर नदी जो भी है, मादर या खादर दो नाम आता है, इस नदी के किनारे स्थित है। इस जगह से हमें पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिलते हैं। तो पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष के साथ साथ यहाँ पर जो है एक दुर्ग मिलता है जो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। दुर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, किला। यहाँ से एक दुर्ग मिला है और वो दुर्ग किसका है? कच्ची ईंटों का है। यहाँ से उपकरण मिले हैं। उपकरण किसके मिले हैं? पत्थर के मिले हैं। यहाँ बर्तन मिले हैं। बर्तन किसके मिले हैं? जिसे हम मृदभांड कहते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन मृदभांड कहते हैं। यहाँ से जो है वो आपका बाट माप ये सब भी मिले हैं और ये सब पत्थर के बनाए गए मिले हैं। यहाँ पर बाट और माप जो मिले हैं वो किसके मिले हैं? पत्थर के मिले हैं। तो इस तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि उपकरण भी है, बाट माप भी है और उसके बाद बर्तन भी है। तो यहाँ पर बर्तन कांसे का या तांबे का तो नहीं मिला है, लेकिन मिट्टी के बहुत सारे यहाँ से बर्तन मिले हैं। और यहाँ जो एक सबसे बड़ी और खासियत बात थी वो मिली है धान की भूसी। तो धान की भूसी मिलने से एक बात यहाँ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ धान की पैदावार रही होगी, यानी लोग चावल का प्रयोग करते रहे होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि नालियाँ भी, यानी जब लोग अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले पानी को बाहर निकालते थे तो ढकी हुई नालियाँ, तो यहाँ से ढकी हुई नालियाँ भी मिली हैं। यानी ढकी हुई नालियां भी मिली हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो सीधे सीधे बनेगा, जैसे हम लोगों ने पहले के देखे कि रंगपुर की खोज किसने की थी। तो रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन ये बन सकता है कि रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है। तो ये आपका हो गया
राज्य और ये हो गया आपका जिला। नदी के किनारे नदी का नाम हो गया, और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो साक्ष्य में फिर आपका आ जाता है कि उपकरण मिले हैं, दुर्ग कच्चे ईंटों का मिला है, उसके साथ साथ बर्तन मिले हैं, बाट माप पत्थर के मिले हैं, ढकी हुई नालियाँ मिली हैं और धान की भूसी मिली है। यानी इतनी इतनी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल और रंगपुर के बारे में कि इन जगहों से क्या क्या चीज़ें मिली हैं और इनके खोजकर्ता क्या थे और इन पे हम कैसे प्रश्न बना सकते हैं, उस प्रश्न की भी चर्चा कर चुके हैं। अब आगे के सेशन में हम लोग लेंगे चन्हूदड़ों से आगे के कुछ इम्पोर्टेंट जगह। तो उस सेशन को मिस मत करिएगा और उस सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन हड़प्पा सभ्यता भाग 2। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Adda 247।